हाँ, गुड आफ्टरनून प्रवीण। कहाँ थे इतनी देर तक? नेट स्लो था। हाँ प्रवीण, मेरी आवाज आ रही है ना? चलो भाई, ठीक है। तो आज हम अपना प्लांट फिजियोलॉजी का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। एक प्लांट मिनरल्स मिनरल्स बोले तो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स बोलो या इनऑर्गेनिक आयंस। एक प्लांट ये मिनरल एलिमेंट्स या इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एब्जॉर्ब करता है सॉइल से। प्लांट एब्जॉर्ब्स मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। मिनरल बोले तो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में दो तरह के मटेरियल्स होते हैं। गुड आफ्टरनून सौम्या। ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन मिनरल्स जो होते हैं ना, मिनरल्स आर नॉट ऑर्गेनिक, मिनरल्स होते हैं इनऑर्गेनिक। यही इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, कोई बात नहीं बेटा, यही इनऑर्गेनिक मटेरियल्स मतलब मिनरल्स एक प्लांट एब्जॉर्ब करता है सॉइल से। एब्जॉर्ब करने के बाद प्लांट इन मिनरल्स को इस्तेमाल करता है। क्या करता है? प्लांट यूजेस दीज मिनरल्स, uses these minerals for its growth and development. Growth and healthy development. ठीक है, एक प्लांट मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स। बाद में ही मिनरल्स को इस्तेमाल करता है फॉर इट्स ग्रोथ एंड हेल्थी डेवलपमेंट। इसी पूरे प्रोसेस में प्लांट का सॉइल से मिनरल एब्जॉर्ब करना और उसके बाद उन मिनरल्स को इस्तेमाल करना खुद के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, इसी पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, ठीक है ना? अब देखो, एक प्लांट को कितने सारे मिनरल एलिमेंट्स की जरूरत होती है और कौन कौन सा मिनरल एलिमेंट प्लांट में क्या क्या काम करेगा, ये जानने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक प्लांट को कितने मिनरल्स की जरूरत होती है और कौन से मिनरल की क्या रिक्वायरमेंट है। मतलब अगर सोडियम है, सोडियम एक मिनरल एलिमेंट है, प्लांट को कितना सोडियम चाहिए नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए। प्लांट को कितना पोटेशियम, कितना कैल्शियम, कितना आयरन चाहिए हेल्थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक, इस चीज को मालूम करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में एक ही मेथड दिया गया है, एंड दैट द मेथड इज हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स एक सिंपल सा मेथड हम बताते हैं। हाइड्रोपोनिक्स में
एक प्लांट को लिया जाता है, इस प्लांट को सॉइल में ग्रो नहीं कराया जाता, फिर कहाँ ग्रो कराया जाता है? इस प्लांट को मिनरल सॉल्यूशन में ग्रो कराया जाता है। मतलब इस प्लांट के रूट्स जो होते हैं, छोटा सा प्लांट होगा, इस प्लांट के जो रूट्स होंगे उन रूट्स को एक्वस सॉल्यूशन में रखा जाएगा। एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी, लेकिन सॉल्यूशन मतलब इस सॉल्यूशन में होगा पानी तो होगा ही होगा, और पानी के साथ साथ कोई मिनरल एलिमेंट होंगे। चलो मान लो जितने भी मिनरल एलिमेंट्स की जरूरत प्लांट को है वो इसमें सारे, ऑल द मिनरल एलिमेंट्स, all the mineral elements प्लस वाटर, है ना। और भी सारी चीजें डालनी है, ग्लूकोज वगैरह जो प्लांट को चाहिए, जितने भी रिक्वायरमेंट प्लांट को ग्रोथ करने के लिए चाहिए वो सारे डालते हैं, लेकिन हमको फोकस करना है मिनरल एलिमेंट्स पे। तो हम देखेंगे ये प्लांट अच्छे से ग्रो होगा, डेवलप होगा। ये हुआ हमारा केस फर्स्ट। दूसरे केस में हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसी प्लांट को लेंगे, दूसरे बीकर में डाल देंगे, और इस प्लांट में अगेन हम बहुत सारे जितने भी मिनरल एलिमेंट्स इसको चाहिए ग्रोथ के लिए वो सारे मिनरल एलिमेंट्स तो डालेंगे ही डालेंगे, लेकिन उनमें से एक मिनरल मिसिंग होगा। ठीक है, तो ऑल द मिनरल एलिमेंट्स एक्सेप्ट वन, ऑल द मिनरल एलिमेंट्स एक्सेप्ट वन, एक मिसिंग होगा। कौन सा मिसिंग होगा वो हम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। पोटेशियम नहीं डाला, या सोडियम नहीं डाला, कैल्शियम नहीं डाला, आयरन नहीं डाला, कोई एक हम चूज कर सकते हैं। ठीक है, वाटर तो है ही है, मिनरल सॉल्यूशन है ना ये। तो मिनरल सॉल्यूशन में इस वक्त एक मिनरल एलिमेंट मिसिंग है। अब हम क्या देखेंगे, ये प्लांट ग्रो होगा, लेकिन अगर इस प्लांट में कोई डिजीज सिम्टम्स पैदा हुए, सिम्टम समझते हो ना, सिम्टम, डिजीज सिम्टम मतलब ऐसा कोई निशानी जिससे हमको पता चले कि नहीं जी डिजीज आई है। देखो लक्षण, हाँ लक्षण, अगर इस प्लांट में कोई डिजीज सिम्टम पैदा हो गई, कोई लक्षण पैदा हो गए डिजीज के, तो हम बोलेंगे वो मिनरल एलिमेंट जो मिसिंग था, ये डिजीज उसी मिनरल एलिमेंट से हुआ है। समझ रहे हो बात? मान लो इस प्लांट में पोटेशियम, सपोज सपोज सारे मिनरल एलिमेंट्स हमने सॉल्यूशन में डाल दिए, पोटेशियम वाज मिसिंग, पोटेशियम को नहीं डाला। अगर इस प्लांट में क्या हुआ, अगर इस प्लांट में कोई डिजीज सिम्टम पैदा हो गए, तो हम बोलेंगे दिस पोटेशियम इज एसेंशियल फॉर द प्लांट, जरूरी है। तो पोटेशियम एक एसेंशियल एलिमेंट बन गया, राइट। और ये भी हम बोलेंगे कि कोई भी एसेंशियल एलिमेंट अगर प्लांट में डेफिसिट हो जाए, उसका मिसिंग हो जाए, तो उस डेफिशिएंसी की वजह से प्लांट में डिजीज पैदा होगा। समझ रहे हो बात? ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। हर एक प्लांट को बहुत सारे मिनरल एलिमेंट्स चाहिए होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। उन मिनरल एलिमेंट्स को एसेंशियल एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक, एसेंशियल एलिमेंट्स में से अगर कोई भी एसेंशियल एलिमेंट प्लांट की बॉडी में मिस हो गया, तो उस प्लांट में डिजीज के लक्षण पैदा होते हैं। एक प्लांट की बॉडी में 60 से ज्यादा, मोर देन 60 टाइप्स ऑफ मिनरल एलिमेंट्स होते हैं। उन 60 से ज्यादा मिनरल एलिमेंट्स में से केवल 17 मिनरल एलिमेंट ऐसे हैं जो एसेंशियल है। हमको कैसे पता चला कि ये 17 मिनरल एलिमेंट एसेंशियल है?
हमको ये पता चला विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोपोनिक्स। हमने एक प्लांट को लिया, उसको मिनरल सॉल्यूशन में ग्रो कराया, लेकिन कितने मिनरल सॉल्यूशंस में? 17 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल सॉल्यूशंस में ग्रो कराया। पहले मिनरल सॉल्यूशन में सारे मिनरल एलिमेंट्स रखे, दूसरे मिनरल सॉल्यूशन में पोटेशियम मिसिंग था, तीसरे मिनरल सॉल्यूशन में सोडियम फॉर एग्जांपल मिसिंग था, चौथे मिनरल सॉल्यूशन में जिंक मिसिंग था, पांचवें मिनरल सॉल्यूशन में कॉपर मिसिंग था। ऐसे करके हमने 18 बीकर लिए। हर एक बीकर में तो सारे मिनरल एलिमेंट्स डाल दिए, लेकिन बाकी 17 बीकर्स में से एक एक मिनरल एलिमेंट को मिसिंग रखा, और हमको पता चला कि उस मिनरल एलिमेंट से क्या क्या डेफिशिएंसी सिम्टम लक्षण आ सकते हैं। अगर लक्षण नहीं आया डिजीज का, तो वो मिनरल एलिमेंट एसेंशियल नहीं होगा। समझ रहे हो बात? तो हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम प्लांट को ग्रो कराते हैं, सॉइल में नहीं। प्लांट को बेटा सॉइल में ग्रो नहीं कराया जाता, फिर किस में ग्रो कराया जाता है? प्लांट को मिनरल सॉल्यूशन में ग्रो कराया जाता है। बहुत बार एक ही प्लांट को मिनरल सॉल्यूशन में ग्रो कराया जाता है, और हर बार एक डिफरेंट एलिमेंट, मिनरल एलिमेंट मिसिंग रखा जाता है, एब्सेंट रखा जाता है। ठीक, अगर उस एब्सेंट वाले मिनरल एलिमेंट की वजह से कोई डेफिशिएंसी सिम्टम आ गया, तो हम बोलेंगे वो मिनरल एलिमेंट इस प्लांट के लिए एसेंशियल एलिमेंट है। अगर डेफिशिएंसी सिम्टम नहीं आया, तो हम बोलेंगे वो प्लांट इस मिनरल एलिमेंट के लिए एसेंशियल नहीं। समझ आए बात? इस चीज को समझ लिए हाँ या ना? तो स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से। ओके, नेक्स्ट हम आपको बताने वाले हैं क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी of mineral elements. Criteria of essentiality of mineral elements. मिनरल एलिमेंट को हम किस बेसिस पे बोल सकते हैं कि ये एसेंशियल है या नॉन एसेंशियल? है जी, 1939 में दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था आर्नॉन और दूसरे का नाम था स्टाउट। एक मिनट, आर्नॉन एंड स्टाउट। कब? 1939। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ पॉइंट्स ऑफ क्राइटेरिया बताए जिससे हम बोल सकते हैं कि कौन सा मिनरल एलिमेंट एसेंशियल है और कौन सा मिनरल एलिमेंट एसेंशियल नहीं है, या जिससे हम बोल सके, कुछ पॉइंट्स इन्होंने एक्सप्लेन किए जिससे हमको पता चल सके कि मिनरल एलिमेंट एसेंशियल कब होगा, क्यों होगा। पहला पॉइंट क्या बोला इन्होंने? एन एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड रिप्रोडक्शन। पहला पॉइंट, एक मिनरल एलिमेंट को हम देखेंगे ये एसेंशियल है या नहीं। तो पहला पॉइंट आर्नॉन और स्टाउट ने क्या कहा? क्या कहा? An element must be absolutely, an element must be absolutely
important for the normal growth and reproduction of the plant. Important for the normal growth and reproduction of the plant. लिखने वाला हूं मैं सारे पॉइंट्स को. In absence of those elements, plant will not be able to set seeds or complete their life cycle. In absence of those elements, plant will be unable to grow and produce seeds. समझ लो इस बात कि एक मिनरल एलिमेंट एसेंशियल तब होगा जब वो मिनरल एलिमेंट प्लांट में नॉर्मल ग्रोथ कराएगा, नॉर्मल ग्रोथ में हेल्प करेगा और प्लांट की रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा. अगर कोई मिनरल एलिमेंट प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ और उसकी रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है और तो और इस मिनरल एलिमेंट की एब्सेंस में प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता, ग्रोथ होती नहीं और सीड्स भी प्रोड्यूस नहीं कर पाता क्योंकि रिप्रोडक्शन प्रोसेस में ही सीड्स बनते, तो उस मिनरल एलिमेंट को एसेंशियल एलिमेंट बोलेंगे. फिर से रिपीट करूंगा, एक मिनरल एलिमेंट अगर प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ में हेल्प करता है और प्लांट की रिप्रोडक्शन मतलब सीड बनाने के प्रोसेस में हेल्प करता है, इसका मतलब ये हुआ कि इस मिनरल की एब्सेंस में प्लांट में ग्रोथ होगा नहीं और सीड्स भी नहीं बनेंगे. ऐसा वाला मिनरल एलिमेंट जिसकी एब्सेंस में प्लांट का ग्रोथ ही नहीं होगा, जिसकी एब्सेंस में प्लांट सीड ही नहीं बनाएगा, इसका मतलब यही हुआ ना कि ये मिनरल एलिमेंट प्लांट की ग्रोथ में और रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है. ऐसे वाले मिनरल एलिमेंट को एसेंशियल मिनरल एलिमेंट बोलेंगे. आर्नॉन एंड स्टाउट का क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी जो है उसमें पहला पॉइंट ये कि एक मिनरल एलिमेंट एसेंशियल तब है जब वो मिनरल एलिमेंट प्लांट की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में हेल्प करे. दूसरा पॉइंट, द रिक्वायरमेंट ऑफ एन एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक इन नेचर. द रिक्वायरमेंट of an element must be specific in nature. The requirement of an element must be specific in nature. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम समझाते हैं. It implies what? एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कभी रिप्लेस नहीं हो सकता. An element cannot be replaced by another. मतलब अगर प्लांट को, फॉर एग्जाम्पल अगर प्लांट को क्या मैं बोलूं, अगर प्लांट को ग्रोथ के लिए, वैसे तो ग्रोथ के लिए सारे मिनरल एलिमेंट्स चाहिए, रिप्रोडक्शन के लिए भी चाहिए, लेकिन अगर सपोज हम ऐसा एक्सप्लेन करेंगे, अगर प्लांट को रिप्रोडक्शन के लिए एक एलिमेंट चाहिए, उस एलिमेंट का नाम है एक्स, तो हम उस प्लांट को एक्स के बदले वाई देंगे, तो क्या वो रिप्रोडक्शन करेगा? नहीं. जो मिनरल एलिमेंट रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो रिप्रोडक्शन के लिए सिर्फ वही मिनरल एलिमेंट इसको चाहिए, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक इन नेचर. जो मिनरल एलिमेंट ग्रोथ में हेल्प करेगा, ग्रोथ के टाइम ग्रोथ के लिए उसको वही मिनरल एलिमेंट चाहिए प्लांट. जो मिनरल एलिमेंट प्लांट में क्लोरोफिल बनाने में हेल्प करेगा, तो
क्लोरोफिल बनाने के लिए वही वाला एलिमेंट चाहिए। देखो, क्लोरोफिल बनाने में हेल्प करता है मैग्नीशियम और नाइट्रोजन। अगर हम प्लांट को मैग्नीशियम और नाइट्रोजन के बदले कार्बन बहुत सारा देंगे, नाइट्रोजन ये दिस जिंक बहुत सारा देंगे, तो उससे मैग्नीशियम और नाइट्रोजन की कमी पूरी हो सकती है क्या? नहीं, क्योंकि मैग्नीशियम और नाइट्रोजन क्लोरोफिल बनाएंगे, वो क्लोरोफिल बनाने में हेल्प करेंगे। मैग्नीशियम और नाइट्रोजन के बदले हम किसी और को रिप्लेस ही नहीं कर सकते। देंगे आप मैग्नीशियम के बदले कैल्शियम देंगे, लेकिन क्लोरोफिल बनेगा ही नहीं। हो सकता है कैल्शियम कोई और काम कर ले, लेकिन क्लोरोफिल बनाने वाला काम कर ही नहीं सकता। इसीलिए हमने लिखा कि हर एलिमेंट की रिक्वायरमेंट प्लांट में स्पेसिफिक है। इसका मतलब किसी एक एलिमेंट के बदले आप दूसरा एलिमेंट नहीं दे सकते। प्लांट को अगर कोई फंक्शन करने के लिए, कोई काम करने के लिए कोई मटेरियल, कोई एलिमेंट चाहिए तो वही चाहिए, उसके बदले, उसके रिप्लेसमेंट में हम दूसरा नहीं दे सकते। राइट? मतलब अगर प्लांट में एक एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो गई, दूसरा एलिमेंट अगर आप सप्लाई करोगे तो वो डेफिशिएंसी दूर नहीं होगी। अगर फॉर एग्जांपल प्लांट में आयरन की डेफिशिएंसी है, तो वो आयरन की डेफिशिएंसी आयरन से ही दूर होगी। कैल्शियम की डेफिशिएंसी कैल्शियम से ही दूर होगी। फास्फोरस की डेफिशिएंसी फास्फोरस से ही दूर होगी। ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है कि प्लांट में आयरन की डेफिशिएंसी है और आपने कैल्शियम दे दिया, उससे आयरन की डेफिशिएंसी पूरी हो जाए। ठीक है, तो पहला पॉइंट, आर्नॉन और स्टाउट ने क्या कहा? एक मिनरल एलिमेंट एसेंशियल तब है जब वो मिनरल एलिमेंट प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ और नॉर्मल रिप्रोडक्शन में मदद करे। दूसरा पॉइंट, एक मिनरल एलिमेंट की रिक्वायरमेंट प्लांट के लिए स्पेसिफिक होती है। तीसरा एसेंशियल क्राइटेरिया ये है कि मिनरल एलिमेंट मस्ट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिज्म। मिनरल एलिमेंट मस्ट directly participate in metabolism of the plant. Participate in metabolism of the plant. एक मिनरल एलिमेंट को हम तब एसेंशियल बोलेंगे जब ये मिनरल एलिमेंट प्लांट के मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करे। ये 3 पॉइंट्स आर्नॉन और स्टाउट ने बताए। अगर कोई मिनरल एलिमेंट इन तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, तब हम बोलेंगे कि ये मिनरल एलिमेंट एसेंशियल एलिमेंट है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला बेटा? सॉइल के अंदर लगभग 105 एलिमेंट्स हैं जिनको डिस्कवर किया गया है। उनमें से सॉइल के अंदर 60 से ज्यादा एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इनऑर्गेनिक हैं। सॉइल कंसिस्ट ऑफ मोर देन 60 एलिमेंट्स। 105 एलिमेंट्स को जिसको डिस्कवर किए गए थे, उसमें से 60 एलिमेंट्स सॉइल में हैं। सॉइल कंसिस्ट ऑफ मोर देन 60 एलिमेंट्स out of 105 elements discovered in different plants. Different plants में लगभग 105 elements होते हैं। उनमें से 60 elements सॉइल के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है, उन 60 elements में से केवल 17 elements ऐसे हैं जिनको हम एसेंशियल एलिमेंट्स बोलते हैं। क्यों बोला उनको एसेंशियल एलिमेंट्स? क्योंकि वो ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। प्लस हमने उनको हाइड्रोपोनिक्स की मदद से भी देखा है, टेस्ट किया है कि अगर वो एसेंशियल एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी प्लांट में हो गई तो प्लांट में कौन सा डिजीज सिम्टम आ सकता है। क्लियर है ये? हाँ या ना? स्क्रीनशॉट मारो फिर। अब चलते हैं आगे। एसेंशियल एलिमेंट्स को बेटा 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है।
एसेंशियल एलिमेंट पता चला ना प्लांट के लिए, एक ऐसा मिनरल एलिमेंट जिसका एब्सेंस से, जिसकी कमी से प्लांट में डेफिशिएंसी सिम्टम आ जाए, उस एलिमेंट को एसेंशियल एलिमेंट बोलते हैं। यही एसेंशियल एलिमेंट्स प्लांट्स में दो टाइप्स के होते हैं। इन प्लांट्स एसेंशियल एलिमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक माइक्रो एलिमेंट्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे वाले एसेंशियल एलिमेंट्स हैं which are required by plant in very small amounts. माइक्रो मतलब स्मॉल, सो प्लांट को इनकी रिक्वायरमेंट होती है बहुत कम अमाउंट में। रिक्वायरमेंट टू द प्लांट वेरी स्मॉल। कितना कम? स्मॉल और बिग का कोई डेफिनेशन नहीं। प्लांट को ये बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए। कितनी कम क्वांटिटी में, ये हम लिखेंगे। प्लांट्स में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए इन ट्रेसेस, मतलब लेस देन 0.1 मिलीग्राम पर ग्राम ड्राई मैटर। याद रखना, ये लेस देन 0.1 मिलीग्राम पर ग्राम ड्राई मैटर। मतलब अगर प्लांट का आप ड्राई मैटर लोगे, प्लांट का ड्राई मैटर मतलब प्लांट को सुखाया, पूरा सारा कुछ लिक्विड विक्विड खत्म, तो बन गया ड्राई मैटर। ड्राई मैटर का अगर आप 1 ग्राम लोगे तो 1 ग्राम में से 0.1 मिलीग्राम जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको हम, या 0.1 मिलीग्राम से कम क्वांटिटी में होते हैं उनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। या ऐसे बोलूंगा मैं, एक प्लांट को मिनरल न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को चाहिए इतनी रिक्वायरमेंट में, मतलब प्लांट के 1 ग्राम ड्राई मैटर में जरूरी होना पड़ेगा लेस देन 0.1 मिलीग्राम ऑफ अ पर्टिकुलर माइक्रो। वो है ना, बहुत सारा कम क्वांटिटी, बहुत कम क्वांटिटी, ऐसे एलिमेंट्स को हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स in amounts equal to or less than 0.1 milligram per gram of diameter. एक मिनट, less than or equal to 0.1 milligram per gram dry matter। ठीक है जी। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, इनको याद रखेंगे, ट्रेस एलिमेंट्स भी बोला जाता है। एंड दीज आर मैंगनीज, आयरन, जिंक, कॉपर। मैंगनीज, आयरन, आयरन का सिंबल Fe, मैंगनीज का सिंबल Mn, जिंक Zn, कॉपर Cu, क्लोरीन, निकल, मोलिब्डेनम। क्लोरीन, निकल, निकल, मोलिब्डेनम, MOLYBDEN, मोलिब्डेनम। कितने आ गए?
कितने आए? बोरॉन भी लगाएं? चलो बोरॉन भी लगाते हैं। बोरॉन तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या मैक्रो एलिमेंट्स। ये प्लांट को चाहिए ज्यादा रिक्वायरमेंट में, ज्यादा क्वांटिटी में। कितना क्वांटिटी? प्लांट को कितना क्वांटिटी चाहिए मैक्रो एलिमेंट्स का, वो हम बता देते हैं। मैक्रो एलिमेंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रिएंट्स which are required by the plants in quantities from 1 to 10 milligram per gram of dry matter. 1 to 10 milligram per gram dry matter, and these include carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus. Carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus और कोई पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ठीक है, ये है हमारे क्या, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मैंने तुम लोगों को बता दिया एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बता दिया। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स। कितना स्मॉल अमाउंट्स? लेस देन और इक्वल टू 0.1 मिलीग्राम पर ग्राम ड्राई मैटर। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बता दिया, बिटवीन 1 and 10 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई मैटर। स्क्रीनशॉट मारो। किलोग्राम दिया है क्या? जरा हम देखें, एनसीईआरटी में देखें जरा। अरे भाई मेरे, वहां मिलीमोल्स में तो दिखा है, मिलीमोल्स पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर। ये भी तो देखो, वहां पर यूनिट ही अलग दिया है, मिलीमोल्स एंड किलोग्राम्स। और मैंने यहाँ पर मिलीमोल थोड़ी लिखा, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, ग्राम एंड मिलीग्राम। समझ रहे हो? ठीक है, चलो भाई स्क्रीनशॉट मारो। ये क्या फाइल भेजे हो जरा हम देखें। अच्छा, एनसीईआरटी का फोटो, हाँ देखा है मैंने भाई, मैंने देखा ही, लेकिन वहां मिलीमोल लिखा है, यूनिट मिलीमोल है, और हमने मिलीग्राम और ग्राम ही लिखा है। ठीक है, आगे हम बोलेंगे कि मेजर रोल्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स इन प्लांट्स। मेजर roles of essential elements in plants। प्लांट्स में एसेंशियल एलिमेंट्स का क्या रोल है, क्या काम करते हैं मेजरली ये प्लांट्स में, ये एसेंशियल एलिमेंट्स। सबसे पहला हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट बॉडी।
कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट बॉडी। मैं मिलीमोल क्यों समझाऊं भाई, तुम केमिस्ट्री में नहीं पढ़े हो क्या? हाँ प्रवीण, कहाँ चला गया? मैं मिलीमोल क्यों समझा दूं, तुम केमिस्ट्री में मोल नहीं पढ़े हो? मोल, मिलीमोल। तो इसलिए यहां पर उसको डिस्कस करने का मतलब ही नहीं है। केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट ही तो पढ़ाते हैं पहले। हाँ प्रवीण, तुमको नहीं आता वो? तो देखो आगे, प्लांट बॉडी में प्लांट सेल्स होंगे, होंगे कि नहीं? हाँ या ना? प्लांट बॉडी इज कंपोज ऑफ प्लांट सेल्स। बताओ हाँ या ना? प्लांट सेल्स के अंदर बेटा प्रोटोप्लाज्म होता है, एक तो सेल वॉल होता है। सेल वॉल के अंदर प्रोटोप्लाज्म, मैंने तुम लोगों को समझाया है, हर एक सेल का लिविंग कंपोनेंट जो है दैट इज प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। सेल्स का प्रोटोप्लाज्म मेनली बना होता है किस किस चीज का? न्यूक्लिक एसिड्स। The protoplasm of the cells is composed of nucleic acids, बोले तो डीएनए एंड आरएनए, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, right? The protoplasm of the cells is mainly composed of proteins, lipids, carbohydrates and nucleic acids. ठीक है। अगर हम न्यूक्लिक एसिड्स की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड्स मतलब डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। एक न्यूक्लियोटाइड को देखो तो एक न्यूक्लियोटाइड पढ़ाया हूं मैंने, ये पढ़ाया है मैंने तुम लोग। एक न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती हैं, फास्फोरस, फास्फोरिक एसिड होता है ना, फॉस्फेट, एक राइबोज शुगर होता है, शुगर, और एक नाइट्रोजन बेस होती है। तो नाइट्रोजन बेस की बात करें तो उसमें नाइट्रोजन होगा, राइबोज शुगर की बात करें तो उसमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, और फॉस्फेट की बात करें तो उसमें भी ऑक्सीजन होगा। मतलब न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं दे आर कंपोज ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ले लो प्रोटीन, प्रोटीन्स आर कंपोज ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड को का स्ट्रक्चर देखोगे तो अमाइनो एसिड्स आर आल्सो कंपोज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। लिपिड्स देखो, ज्यादातर लिपिड्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स देखो, दे आर आल्सो कंपोज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो अभी हमने बताया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये चारों के चारों क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, है कि नहीं? और ये चार मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लांट बॉडी के प्रोटोप्लाज्म को बिल्ड करते हैं। they build the they form the protoplasm of the plant body, right? that is why इन चारों को हम प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स भी बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स। या अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि प्लांट का फ्रेमवर्क, बॉडी फ्रेमवर्क किस चीज का बना होता है, तुम बोलोगे सर प्रोटोप्लाज्म का। इसलिए इन चारों को हम फ्रेमवर्क एलिमेंट्स भी बोलते हैं, फ्रेमवर्क एलिमेंट्स। प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स बोलो, फ्रेमवर्क एलिमेंट्स बोलो, एक ही बात है, राइट? ठीक है जी। तो प्लांट बॉडी का या
प्रोटोप्लाज्म जो है वो 4 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. दैट्स व्हाई दोस essential elements are also known as protoplasmic elements. दूसरा फंक्शन अगर बोलें एसेंशियल एलिमेंट्स का, तो कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मेंटेन करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल सैप. यहां पर लिखिए मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ाया हूं ऑफ सेल सैप. सेल्स के अंदर जो सेल सैप होता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करते हैं कुछ एलिमेंट्स. कौन से एलिमेंट्स? वेरियस मिनरल एलिमेंट्स जो सेल सैप के अंदर होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, दे मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर. इसमें एक मिनरल एलिमेंट की बात नहीं करेंगे, बहुत सारे हैं. पोटेशियम है, पोटेशियम ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल सैप में हेल्प मेंटेन करने में हेल्प करेगा. नॉट ओनली पोटेशियम, और भी कुछ है. तो तीसरा फंक्शन देखिए, तीसरा रोल देखिए बेटा एसेंशियल एलिमेंट्स का. एसेंशियल एलिमेंट्स मेंटेन द परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन्स. कौन कौन सा? कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम है. ये तीनों मेम्ब्रेन्स की परमिएबिलिटी मेंटेन करने में मदद करते हैं. कौन कौन सा मैंने बोला? पोटेशियम, सोडियम, calcium help in maintaining permeability of membranes. Permeability of membranes. Okay. स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से. आगे बढ़ते हैं. कुछ ऐसे भी मिनरल एलिमेंट्स हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स हैं बेटा, जो बहुत सारे एंजाइम्स के कैटालिटिक फंक्शन में हेल्प करेंगे. सेवरल मिनरल एलिमेंट्स कौन कौन सा, या एसेंशियल एलिमेंट्स लाइक मैं नाम लिखूंगा: आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक. Fe आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, कॉपर एंड क्लोरीन. कॉपर एंड क्लोरीन ये ऐसे मिनरल एलिमेंट्स हैं जो एंजाइमेटिक कैटालिटी में हेल्प करते हैं. दे एक्ट एज मेटालिटिक कैटलिस्ट्स in biochemical reactions. Act as metallic catalysts in biochemical reaction. अरे भाई मैंने तुम लोगों को कोफैक्टर्स बोला था ना, कोफैक्टर्स, कोएंजाइम्स, कोफैक्टर्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स. तो वही ये ऐसे वाले एलिमेंट्स हैं जो एंजाइम्स के कोफैक्टर्स की तरह काम करते हैं. नाइट्रोजन कोफैक्टर नहीं होता, राइट? ठीक है ना? हाँ.
तो ये देखा हमने कि हमारे जो मिनरल एलिमेंट्स हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, वो सेल्स में बहुत सारे काम करते हैं, कुछ हमने यहाँ पर मेंशन भी किए। ठीक है, एक एक करके हम क्या करेंगे, या एक काम करेंगे, थोड़ा और बताएंगे, रुकिए। कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स बेटा ऐसे भी हैं दैट आर कंपोनेंट्स ऑफ हाई एनर्जी कंपाउंड्स, लिख रहा हूं, some essential elements are components of high energy compounds। इस सेंटेंस को हम समझने की कोशिश करें। सेल्स के अंदर एक हाई एनर्जी कंपाउंड होता है, उस हाई एनर्जी कंपाउंड का नाम है एटीपी, राइट। कुछ ऐसे भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो एटीपी जैसे हाई एनर्जी कंपाउंड्स के हिस्से होते, कंपोनेंट्स होते। फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में, और फास्फोरस होता है किसके अंदर, मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल एंड फास्फोरस इन एटीपी। फॉर एग्जांपल एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें कौन सा मिनरल एलिमेंट होगा, फास्फोरस। तो फास्फोरस is the component of which compound, ATP, phosphorus in ATP and magnesium in chlorophyll। Not only this बेटा, क्लोरोफिल में नाइट्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम, is it okay? आगे बढ़ा जाए। इसके बाद हमारा एक और टॉपिक आता है इस चैप्टर में, रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। बट आप काम करते हैं यहां पर हम, और रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। प्लांट में कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट और कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या क्या रोल प्ले करेगा। सबसे पहले बेटा जी हम बात करेंगे नाइट्रोजन। लेट अस टॉक अबाउट नाइट्रोजन। ठीक है, क्या काम करेगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट, अभी हमने कहा। हाँ, ये प्लांट को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। अगर ज्यादा क्वांटिटी मतलब ये एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। ठीक है, प्लांट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। प्लांट एब्जॉर्ब्स नाइट्रोजन एज नाइट्रेट, NO3 माइनस। लेकिन कुछ कुछ प्लांट्स नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं एज नाइट्राइट और अमोनियम आयंस। प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन मेनली, डायरेक्ट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं किया जाता, बट प्लांट्स सॉइल से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं मेनली एज NO3 नेगेटिव। इसको हम बेटा बोलते हैं नाइट्रेट आयन। Some plants
absorb nitrogen from soil as nitrite. Nitrite मतलब NO2 नेगेटिव, नाइट्रेट और नाइट्राइट एंड अमोनियम आयंस. अमोनियम आयंस, अमोनियम आयंस बोले तो NH4, अमोनिया का फॉर्मूला NH3, लेकिन अमोनियम आयंस का NH4+. तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि प्लांट्स नाइट्रोजन को डायरेक्टली N2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं करते. देखो, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा क्वांटिटी में एटमॉस्फेयर में होता है, और एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है बेटा इन द फॉर्म ऑफ N2. ये N2 प्लांट्स के किसी काम का नहीं, प्लांट्स के लिए ये नॉन यूजेबल फॉर्म है. इसलिए प्लांट्स क्या काम करते हैं, वो नाइट्रोजन का ऐसा फॉर्म खोजते हैं जो उनके लिए यूजफुल हो. और ऐसा तभी पॉसिबल है जब प्लांट इसको खोजेगा कहाँ पर, सॉइल में. सॉइल में होता क्या है, ये जो N2 है ना, N2 सॉइल में कन्वर्ट होता है इनटू यूजेबल फॉर्म्स. यूजेबल फॉर्म बोले तो नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनियम आयंस. नाइट्रोजन का N2 फॉर्म से नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होना, अमोनियम आयंस में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलेंगे. पढ़ाया होगा मैंने शायद, नहीं पढ़ाया होगा तो पढ़ाऊंगा, आगे पढ़ाएंगे. नाइट्रोजन का N2 फॉर्म से यूजफुल फॉर्म्स में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलेंगे. और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन सॉइल के अंदर होती है. तो सॉइल में ऑलरेडी नाइट्रोजन मौजूद होता है बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ N2. फिर कैसे, ये नाइट्रोजन मौजूद होता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट आयंस और नाइट्राइट आयंस और अमोनियम आयंस. यही 3 फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन प्लांट एब्सॉर्ब करता है. ठीक है जी. अब प्लांट को ये नाइट्रोजन किस किस काम में हेल्प करेगा, नाइट्रोजन क्या क्या काम करेगा प्लांट में. नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड बाय ऑल प्लांट्स ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ज्यादातर ये नाइट्रोजन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में हेल्प करता है, रिक्वायर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में होता है, और जो सेल्स ज्यादा एक्टिव हों. तो सबसे पहला रोल हम लिखेंगे नाइट्रोजन required by meristematic cells. Meristematic cells. तुमको शायद याद होगा मेरिस्टेमेटिक सेल्स कौन सी सेल्स है, बोलो. मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऐसी वाली सेल्स हैं जो हमेशा डिवीजन के मोड में रहती हैं, जो डिवाइड होती ही रहती हैं. डिवाइडिंग सेल्स हम इनको बोलते हैं. तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स को चाहिए बहुत सारा नाइट्रोजन, क्योंकि उनको डिवाइड होना है. डिवाइड होने के लिए उनको चाहिए एनर्जी, और डिवाइड होने के लिए उनको डीएनए भी चाहिए. अब देखो, डीएनए, डीएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजन बेसिस होंगे ही होंगे. इसलिए मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोले तो डिवाइडिंग सेल्स को बहुत सारा नाइट्रोजन चाहिए. एनर्जी मतलब एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इसमें जो एडेनोसिन वाला पार्ट है ना, उसमें भी एडेनिन नाइट्रोजन बेस होगा, मतलब वहां पर भी नाइट्रोजन चाहिए. तो जो हाईली एक्टिव सेल्स होंगे, हाईली एक्टिव सेल्स मतलब जिनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई होगी, उनको एनर्जी चाहिए. एनर्जी मतलब एटीपी चाहिए, एटीपी में नाइट्रोजन होता है. समझ रहे हो बात. डीएनए चाहिए डिवाइडिंग सेल्स को, तो डीएनए इज न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड में भी क्या होगा, नाइट्रोजन होगा. राइट. तो नाइट्रोजन हमने लिखा, इट इज रिक्वायर्ड बाय मेरिस्टेमेटिक सेल्स एंड हाईली metabolically active cells. Nitrogen is one of the main components of proteins, nucleic acids, vitamins, hormones. Nitrogen is main component of
प्रोटीन को देखोगे तो प्रोटीन अमाइनो एसिड्स का बना होता है, अमाइनो एसिड्स में नाइट्रोजन होना ही होना है। मेन कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, अभी अभी मैंने बताया डीएनए आरएनए में नाइट्रोजन होता ही है क्योंकि नाइट्रोजन बेसिस होता है। नाइट्रोजन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स। इनफैक्ट विटामिन में भी होगा, हार्मोन्स में भी होगा। नॉट ओनली दिस बेटा जी, नाइट्रोजन तो क्लोरोफिल में भी होता है। अब सोचो जरा, अगर प्लांट में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो गई तो क्लोरोफिल सही से नहीं बनेगा, न्यूक्लिक एसिड्स की डेफिशिएंसी होगी तो सेल डिवीजन डिक्रीज हो जाएगा, विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई, हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो गई, प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी होगी, मतलब इस प्लांट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से होगा ही नहीं। और क्लोरोफिल भी सही से नहीं बनेगा, मतलब पत्ते भी ग्रीन कलर के सही से नहीं होंगे, इसमें फोटोसिंथेसिस की भी कमी हो जाएगी, तो प्लांट में फूड की भी कमी हो जाएगी। समझ गए बात? तो स्क्रीनशॉट मारो जल्दी। ओके, नाइट्रोजन के बाद हम फास्फोरस बोलेंगे। फास्फोरस, तो फास्फोरस प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं अगेन सॉइल से इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट आयंस, एब्जॉर्ब्ड as phosphate ions, phosphate ions, phosphate ions बोले तो या तो H2PO4 नेगेटिव या HPO4 डबल नेगेटिव, H2PO4 वन नेगेटिव और HPO4 डबल नेगेटिव, फॉस्फेट आयंस यही प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं फास्फोरस इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट आयंस। अब ये फास्फोरस प्लांट में क्या क्या काम करेगा? सबसे पहली बात, फास्फोरस सेल मेम्ब्रेन्स का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। फास्फोरस इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स। न्यूक्लिक एसिड्स में फास्फोरस होगा, न्यूक्लियोटाइड्स में फास्फोरस होगा, एंड इट इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन ऑल फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस। तो मैंने क्या क्या लिखना है? फास्फोरस इज constituent of membranes, सेल मेम्ब्रेन। अब तुम बोलोगे सर कैसे? तुम लोग को मैं पढ़ाया हूँ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, सेल मेम्ब्रेन बना होता है फास्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स का। फास्फोलिपिड मतलब उसमें फास्फोरस होगा, तो मेम्ब्रेन में फास्फोरस होगा। इट इज अ constituent of certain proteins, phosphorus is the constituent of ATP, energy source. It is the constituent of nucleic acids. It is the constituent of nucleotides. हैं जी? इतना ही नहीं, सेल्स के अंदर जितने भी फास्फोराइलेशन रिएक्शंस होते हैं उनमें फास्फोरस चाहिए ही चाहिए, रिक्वायर्ड इन ऑल फास्फोराइलेशन रिएक्शंस। फास्फोराइलेशन रिएक्शन मतलब ऐसा रिएक्शन जहां पर फास्फेट ऐड होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेल में ग्लूकोज है, ग्लाइकोलाइसिस में एक रिएक्शन होती है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, मतलब ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं,
कार्बन नंबर 6 पे फॉस्फेट ऐड हो गया, फास्फोरस ऐड हो गया। ये एक फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन है और इस रिएक्शन में इस्तेमाल होता है, यूज होता है बेटा एटीपी। एटीपी के पास 3 फास्फोरस होते हैं, वो एक फास्फोरस ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पे ऐड कर देगा, फिर इसके पास खुद 2 ही फास्फेट रहते हैं। एक जो निकला वो ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पे आ गया, दैट इज व्हाई इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फास्फेट। यही है फास्फोराइलेशन रिएक्शन। ऐसी बहुत सारी फास्फोराइलेशन रिएक्शन सेल्स के अंदर होती है, सब में यूज होता है क्या? फास्फोरस। समझ गए? ठीक है। तीसरा हम बात करेंगे पोटेशियम। पोटेशियम प्लांट्स में पोटेशियम एब्सॉर्ब होता है एज पोटेशियम आयंस। पोटेशियम आयंस बोले तो के पॉजिटिव। ठीक। प्लांट्स में पोटेशियम बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में चाहिए। कहां पर? अगेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में। बर्ड्स में भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही होते हैं। लीव्स में पोटेशियम की जरूरत पड़ती है और रूट टिप्स में पोटेशियम की जरूरत पड़ती है। तो पोटेशियम इज एब्सॉर्ब्ड एज potassium ions, K positive ions. Then potassium is required by the plant. Required in कहाँ कहाँ पर? Meristematic tissues, buds, root tips, leaves, etc. एक मिनट। आवाज आ रही है ना तुम लोग को? हाँ। अगर तुम लोग को याद होगा, मैंने तुम लोग को पढ़ाया था स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज कैसे होते हैं। तो पोटेशियम इज यूज्ड इन स्टोमेटल ओपनिंग, एंड आई एम श्योर तुम लोगों को याद नहीं होगा। स्टोमेटल ओपनिंग में हेल्प करेगा। सेल के अंदर प्लस और माइनस चार्जेस का बैलेंस रखेगा। प्लस चार्जेस को बोलते हैं कैटायंस, माइनस चार्जेस को बोलते हैं एनाइंस। तो मैं बोलूंगा इन सेल्स कैटाइन बोले तो प्लस एंड एनाइन बैलेंस, एनाइन बोले तो माइनस, बैलेंस is maintained by potassium. ठीक है, ये था पोटेशियम। स्क्रीनशॉट मारो। हाँ बताए तो थे हम, लेकिन तुम लोग ने याद नहीं रखा है ना, मुझे पता है। स्टोमेटल ओपनिंग का मैंने अच्छा सा मैकेनिज्म पढ़ाया था, बड़े से डायग्राम से समझाया था, तुम लोग को याद ही नहीं है। पोटेशियम के बाद कैल्शियम। एक मिनट।
प्लांट्स कैल्शियम को एब्जॉर्ब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम 2+ आयंस, ठीक है। और प्लांट में कैल्शियम क्या क्या काम करता है, तुम लोग को याद होगा मिडिल लैमेला। अगर याद नहीं है तो मैं याद दिला दूं। प्लांट सेल्स, नेबरिंग प्लांट सेल्स आपस में जुड़े रहते हैं एक सीमेंटिंग मटेरियल से। उस सीमेंटिंग मटेरियल का नाम है मिडिल लैमेला। ये मिडिल लैमेला बना होता है कैल्शियम पेक्टेट का। कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट, तो कैल्शियम पेक्टेट मतलब उसमें कैल्शियम होगा। तो मिडिल लैमेला ऑफ प्लांट सेल वॉल consists of calcium in the form of calcium pectate। पहला रोल ये हुआ। दूसरा रोल, सेल डिवीजन में जो माइटोटिक स्पिंडल बनता है, याद होगा स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, उन्हीं स्पिंडल फाइबर्स के साथ क्रोमोसोम्स अटैच रहते हैं। ये स्पिंडल फाइबर बनने में हेल्प करता है कैल्शियम, ठीक। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, spindle fiber formation helped by calcium during cell division। नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स, उसमें हेल्प करता है कैल्शियम। और बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है कैल्शियम, एक्टिवेट्स certain enzymes and helps in normal functioning of cell membranes। ठीक है। एक और पॉइंट तुम याद रखोगे कि प्लांट्स में कैल्शियम जमा रहता है पुराने लीव्स में, यंगर लीव्स में कैल्शियम जमा नहीं होता। इट इज accumulated in older leaves। स्क्रीनशॉट मारो। हाँ हाँ मारो, हो गया। कैल्शियम तक मैंने आज बता दिया। अभी और भी बाकी, अभी बाकी क्या क्या है मैं रिमाइंड करा देता। हमको क्लोरीन के बारे में पढ़ना है। क्लोरीन, मॉलिब्डेनम हो गए 2, बोरान 3, कॉपर 4, जिंक 5, मैंगनीज 6, आयरन 7, सल्फर 8 एंड मैग्नीशियम 9। अभी 9 एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में हमको पढ़ना है, राइट। इन 9 एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में अगली क्लास में बताऊं। आज की क्लास में इतना काफी। ओके, स्क्रीनशॉट मार लिए। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।